नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय चुनावी राजनीति के बारे में। दोस्तों, ये इस अध्याय की तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली 2 वीडियो में हमने इस अध्याय के कुछ भाग का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि चुनाव का मतलब क्या होता है और किसी चुनाव को लोकतांत्रिक क्यों माना जाए और भारत में चुनाव के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। इससे आगे की कहानी हम अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के प्री बोर्ड के पेपर चल रहे थे, उनको रद्द कर दिया गया है कोरोना के कारण। लेकिन दोस्तों, जब भी विद्यालय फिर से खुलेंगे, परीक्षा तो होगी, तब आपको ये वीडियो ज़रूर काम आएगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको परीक्षा के दौरान यह थोड़ा लाभ पहुँचाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा यदि पहली 2 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को देखिएगा। मैं उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वीडियो को ढूंढने के लिए किसी भी प्रकार की कोई मशक्क़त ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय चुनावी राजनीति के बारे में अपना अध्ययन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का शुरुआती बिंदु है मतदाता सूची, जिसे इंग्लिश में हम वोटर लिस्ट कहते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर मतदाता माना किसे जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मतदाता से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जिसका नाम देश के किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अगला सवाल दोस्तों ये उठता है कि लोकतांत्रिक देशों में कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। इस मुद्दे को उस दिन के लिए छोड़ा जा सकता है जिस दिन वोट डाला जाना है, ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि इस बात की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी जाती है और इसीलिए मतदाता सूची के ऊपर काम करना बहुत पहले ही आरंभ कर दिया जाता है। दोस्तों, भारत में जो मतदाता सूची तैयार की जाती है उसको तैयार करने का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और मतदाताओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के अपना प्रतिनिधि चुनने का हक होगा, वोट डालने का अधिकार होगा। किसी भी आधार पर उन्हें उनके इस राजनीतिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जाता है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाता। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हम इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि भारत में हर 5 साल के बाद आम चुनाव होते हैं, जिसे लोकसभा का चुनाव कहा जाता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के बाद ही होते हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में उपचुनाव होते हैं और कई बार मध्यावधि चुनावों का भी देश को सामना करना पड़ता है या किसी राज्य की विधानसभाओं को सामना करना होता है। तो अगले चुनाव जब आते हैं उससे पहले बहुत सारे लोग अपनी 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके होते हैं, या ऐसा भी होता है कि अगली बार चुनाव आने से पहले कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है अथवा वो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इसीलिए मतदाता सूची में निरंतर सुधार और संशोधन किया जाता है, या अगर अंग्रेजी भाषा में हम कहें तो निरंतर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसके अलावा मतदाताओं को चुनाव में वोट डालने के लिए एक मतदाता पहचान पत्र, जिसको हम वोटर आईडी कहते हैं, वो प्रदान किया जाता है, जिसमें उनका एक फ़ोटो लगा होता है और इसे दिखाकर ही वो विभिन्न प्रकार के चुनावों में अपने मतदान का इस्तेमाल कर पाते हैं। हालांकि अभी तक इस मतदान पहचान पत्र को या वोटर आईडी को
अनिवार्य नहीं किया है गया है, ये अभी भी वैकल्पिक है, क्योंकि इसके स्थान पर हम अगर चाहें तो अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मताधिकार में अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है उम्मीदवारों का नामांकन। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार लोगों को 2 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला अधिकार है वो वोट देने का अधिकार है और दूसरा जो अधिकार है वो चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी परिस्थिति में उसे रोका नहीं जाएगा। बहुत गंभीर मामलों को यदि हम छोड़ दें, अति गंभीर मामलों को जैसे हत्या में दोषी होना या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना, इस तरीके के मामलों को हम छोड़ दें तो भारत का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो और वो मतदाताओं की सारी योग्यताओं को पूरा करता हो। यदि ऐसा संभव है तो भारत का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का जहाँ तक प्रश्न है दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार से चुनाव लड़ सकता है। एक तो व्यक्ति किसी पार्टी से टिकट प्राप्त करके चुनाव लड़ सकता है उस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, या दूसरा वो एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और चुनाव लड़ना चाहता है तो उस सबसे पहले उस व्यक्ति को एक नामांकन पत्र भरना होता है, जिसे नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है, और इसमें उसे एक रकम जमानत के तौर पर जमा करवानी होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव लड़ने वाले लोगों को चुनाव घोषणा पत्र में भरवाया जाता है, जिसमें उनको कुछ घोषणाएं करनी पड़ती हैं सार्वजनिक तौर पर, जिसमें उनको अपने बारे में और अपने संबंधित व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारियां सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करनी होती है। जैसे कि उनके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई तो नहीं चल रही है, यानी कि उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्यों की आमदनी की स्रोत क्या है, उनकी देनदारियां क्या हैं और उम्मीदवार के शैक्षिक योग्यता क्या है। दोस्तों शिक्षा, उम्मीदवारों की शिक्षा को लेकर उठने वाला मुद्दा अपने आप में बड़ा गंभीर है। आजकल कुछ लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि भारत में छोटे मोटे क्लर्क की नौकरी प्राप्त करने के लिए तो एग्ज़ाम देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव जीतकर सरकार चलाने वाला बन जाता है। तो सरकार चलाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए अथवा चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में एक खंड आप लोगों की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 67 पर अर्थात 67 पर दिया गया है। इस एक कॉलम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा की अनिवार्यता कितनी उचित है या कितनी अनुचित है किसी व्यक्ति के लिए जो कि चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है भारत में। तो चलिए हम शुरू करते हैं उस कॉलम का अध्ययन और इसके बाद हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कॉलम का नाम है उम्मीदवारों की शिक्षा शैक्षिक योग्यता। जब राष्ट्र की समस्त नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता आवश्यक है तो विधायक अथवा सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव हेतु किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता क्यों नहीं है। इसमें पहला जो विचार है वो यह है कि सभी प्रकार के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता आवश्यक है। इसी प्रकार विधायक या संसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 वर्ष तक रोज लेते हैं। नंबर 2, यदि शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो भी यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। और तीसरा बिंदु है दोस्तों कि हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे अगर उम्मीदवार के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो कॉलम है हमें बताता है कि भारत जैसे देश में चुनाव लड़ना लोगों को एक राजनीतिक अधिकार दिया गया है और यदि हम शिक्षा की कोई बंदिश
इस अधिकार पर लगा देते हैं तो अधिकांश लोग चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए शिक्षा से ज़्यादा जिम्मेदारी इस बात की है कि वो जिस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, उस क्षेत्र की समस्याओं को वो कितना जानता है, और जिन समस्याओं को वह जानता है चुने जाने के बाद वो किस रूप में इस समस्या का समाधान करेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उसकी शिक्षा की सबसे बड़ी कसौटी ये है कि यदि जनता उसके कार्यों को पसंद करती है, भले ही वह शिक्षित है या अशिक्षित है, तो अगले 5 वर्षों के बाद जो चुनाव होंगे उसमें जनता के वोट ये तय करेंगे कि उनके लिए इस व्यक्ति की शैक्षिक या अशैक्षिक योग्यता के क्या मायने थे। इसीलिए शिक्षा अपने आप में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके आधार पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा सके। दोस्तों, प्रस्तुत चित्र एक मतदाता निर्वाचक सूची को दिखाता है और इसमें उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम के बारे में बात की गई है। यह चित्र आप लोगों की पाठ्यपुस्तक के प्रश्न नंबर 66 पर दिया गया है। इसके ऊपर यदि हम नज़र डालें तो ये दिखाता है कि क्षेत्र में कितने निर्वाचक मतदाता हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनमें से कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, टोटल कितने हैं, और पहचान पत्र कितनों के पास है, फोटो वाला कितनों के पास नहीं है, वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु है चुनाव अभियान। दोस्तों, भारत में जब चुनाव होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जनता की होती है, क्योंकि जनता ही खड़े होने वाले उम्मीदवारों में से, प्रतिनिधियों में से अपने पसंद के व्यक्ति को चुनकर शासन करने का अधिकार सौंपती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की जनता या किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता आंख बंद करके किसी भी प्रत्याशी को वोट देकर विजय बना देती है, ना, बल्कि आज का जो मतदाता है वो बहुत समझदार है, शिक्षित है। वो लोगों की तुलना करता है, उनकी घोषणाओं की तुलना करता है, उनकी पृष्ठभूमियों की तुलना करता है और उनके एजेंडा की तुलना करता है, और जो भी व्यक्ति उसको अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई देता है उसी को आज का मतदाता वोट देकर विजयी बनाता है। लेकिन अपनी नीतियों से, उद्देश्यों से अपनी पृष्ठभूमियों से जनता को परिचित कराने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत में जब कोई व्यक्ति जब अपने इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर देता है और जब चुनाव होते हैं तो इस प्रक्रिया के बीच कम से कम 2 सप्ताहों का वक्त चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिनिधियों को या प्रत्याशियों को दिया जाता है, जबकि वो अपना चुनाव प्रचार कर सके। इसी को हम चुनाव अभियान कहते हैं। और इस चुनाव अभियान के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। वो पब्लिक मीटिंग्स का आयोजन करते हैं, प्रेस वार्ताएं करते हैं, रैलियां निकालते हैं, ताकि अपने बारे में, अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में, आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में और अपनी उन उद्देश्यों के बारे में जनता को बता सके जिनको आधार बनाकर वह व्यक्ति जनता की ओर से चुनाव लड़ने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, अगर हम भारत के पिछले कुछ चुनावों पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि कुछ चुनाव तो किसी राजनीतिक दल के द्वारा एक मुद्दा उठाकर लड़े गए थे और उनमें उनकी जीत भी हुई। उदाहरण के लिए अगर हम 1971 के आम चुनावों के बारे में बात करें तो इस दौरान इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और इसमें बड़े स्तर पर उनकी जीत हुई थी। इसके अलावा 1977 का जो आम चुनाव था वो जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ के नारे के आधार पर लड़ा गया था, क्योंकि जो 1971 के बाद कांग्रेस की सरकार आई थी उसमें इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके परिणाम स्वरूप जनता बहुत दुखी थी, इमरजेंसी भी लग गई थी। इसीलिए जो अगला आम चुनाव लड़ा गया वो बीजेपी के द्वारा, जिसको उस समय जनता पार्टी कहा जाता था, उसके द्वारा लोकतंत्र बचाओ के नारे के आधार पर लड़ा गया था। इसके अलावा 1977 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में वामपंथियों के द्वारा जमीन जोतने वालों को नारा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि जो पश्चिम बंगाल में ज़मीन थी वो किसानों के पास ना होकर बड़े बड़े भूस्वामियों के पास थी और उनका खेती से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए इस चुनाव में इस बात को आधार बनाया गया कि ज़मीन वास्तव में उनको मिलनी चाहिए जो ज़मीन पर कार्य करने का, खेती करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु
स्वाभिमान का मुद्दा उठाया गया था तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार TN रामाराव के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में एक मुद्दा बनाकर पूरा का पूरा इलेक्शन लगाया, और यदि ये मुद्दे सटीक होते थे तो जनता इनको पसंद भी करती थी और इन मुद्दों को उठाने वाले उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर विजय भी बनाती थी। दोस्तों वैसे तो ये माना जाता है कि भारत में या किसी भी लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधियों के बीच चुनाव लड़ने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है वो खुली होनी चाहिए और स्वस्थ होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बंदिशें उम्मीदवारों के ऊपर लगाई जाती हैं, क्योंकि यदि ये बंदिशें ना लगा जाएं तो हो सकता है कि चुनावों के नतीजे परिवर्तित होना है, जो होने चाहिए उसको छोड़कर वो हो जाए जिसकी कोई उम्मीद ना करे। इनमें पहली बंदिश ये है कि मतदाताओं को लालच, धमकी या रिश्वत नहीं दे सकता कोई भी उम्मीदवार अपनी ओर से। इसके अलावा जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगना उचित नहीं है, बल्कि अपनी नीतियों के आधार पर, अपने सटीक छवि के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट मांगना चाहिए। तीसरा, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि वो उम्मीदवार बनकर, प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े, तो उसको अपने निजी खर्चे पर चुनाव लड़ना चाहिए, और निजी खर्चे पर भी जो सीमा तय की गई है व्यक्ति के लिए चुनाव के दौरान, उसके अंतर्गत रहते हुए उसे अपना चुनाव प्रचार करना चाहिए। जैसे कि लोकसभा के चुनावों में यह राशि 25 लाख है और विधानसभा चुनावों में 1 लाख रुपए तय की गई है कि इससे ज़्यादा व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता है चुनाव लड़ने के लिए, जो अपने आप को चुनाव में विजयी बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों यदि चुनाव हो जाते हैं और किस चुनाव होने के बाद कोई व्यक्ति जीत भी जाता है, तब यह बात उभर कर सामने आती है कि अमुक प्रत्याशी के द्वारा इनमें से किसी भी ऐसी बंदिश का इस्तेमाल किया गया था जिसको चुनाव आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा गैरकानूनी बताया गया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। और इस प्रकार के चुनावों में या तो ये होता है कि पूरी की पूरी सरकार धराशायी हो जाती है, अथवा उस व्यक्ति को त्यागपत्र देना पड़ता है जिसके खिलाफ ये रंजिश होती है, और फिर से उपचुनाव या कहें कि उपचुनाव अथवा मध्यावधि चुनाव करवाने की नौबत आ जाती है। दोस्तों चुनाव कराना एक बहुत मुश्किल कार्य है, और इसके लिए कहा जाता है कि बड़ी संख्या में पैसे खर्च होते हैं। अगर हम दिल्ली जैसे छोटे से क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली जैसे क्षेत्र में विधानसभा के चुनावों में कम से कम 500 करोड़ रुपए का खर्च होता है। आप सोचिए कि यदि कुछ दिनों के बाद फिर से चुनाव कराने पड़े तो फिर से इतने ही पैसे खर्च होंगे, और ये पैसा जो है वो जनता के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि चुनाव हुआ है तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जनता के ऊपर करों का भार दोबारा ना पड़े। इसीलिए चुनाव सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समझदारी का भी प्रतीक है। दोस्तों प्रस्तुत चित्र पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 67 पर यानी 67 पर दिया गया है, और इसमें एक उम्मीदवार के द्वारा मतदाता को दबाव में लेकर अपने पक्ष में वोट डलवाने की बात की गई है। इस तरीके की आदतों को चुनाव आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, और अगर ऐसा प्रकाश में आता भी है तो किस तरीके के ये उदाहरण हो सकते हैं, ऐसा ये उदाहरण इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है वह चुनाव वोट देने के लिए आए मतदाता को क्या कहता है, सुनिए। क्यों परेशान होते हो, घर जाओ, तुम्हारा वोट तो हमने डलवा दिया। इसके नीचे दोस्तों जो जानकारियाँ दी गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये कार्टून बताता है, यह कार्टून मतदान केंद्र के आगे अपने गुंडों के साथ खड़े आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार की एक वोटर से वार्ता को दिखाता है। क्या मतदान केंद्र पर कब्जा अथवा चुनावी गड़बड़ का यही दृश्य प्रत्येक बार दिखता है? क्या मतदान केंद्र पर कब्जा करने के इससे कम स्पष्ट दिखने वाले तरीके भी अपनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ, हालांकि आज ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बहुत पहले ऐसा संभव था, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, जब ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता था और जीतने के लिए वो जायज़ और नाजायज़ सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करता था। परंतु आज चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने चुनाव को एक ऐसे कार्य के रूप में ले लिया है जिसको आयोजित करने के लिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गैरकानूनी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों,
हम अब आज की वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और अंतिम बिंदु आज की जो वीडियो का है वो है मतदान और मतगणना। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में तरह तरह के चुनाव होते हैं और सामान्य तौर पर तो ये चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं, परंतु कई बार उससे पहले भी ये चुनाव करवाने पड़ जाते हैं। तो मतदान वोटिंग होती है, जिसको हम मतदान कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है लोकतंत्र के दृष्टिकोण से। जिस दिन चुनाव आयोजित किए जाते हैं उस समय एक मतदान केंद्र के बाहर एक सामान्य लाइन लोगों की बना दी जाती है और हर व्यक्ति को उसी लाइन में लगकर अपनी बाजी का इंतजार करना पड़ता है वोट डालने के लिए। जब व्यक्ति की बाजी आ जाती है तो वह ईवीएम में अपनी मर्जी के उम्मीदवार को के सामने बटन दबाकर अपना कीमती वोट उस उम्मीदवार को प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों, जो आखिरी बात होती है वो होती है जो जनता के द्वारा मतदान के दौरान अपने वोट देकर लोगों के भाग्य को तय किया गया है उसको गिनने की बारी आती है। ये जो तमाम कार्य हैं, चुनाव करवाना और मतगणना करवाकर उसका रिजल्ट घोषित करना, ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी गई है भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में कि चुनाव के दौरान वो सबसे बड़ी संस्था हो जाती है। किसी भी विभाग में करने वाले कर्मचारी उस दौरान अपने विभाग के कर्मचारी ना होकर चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं और चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति को जिसको चाहे अपने पास कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा बुलाए गए किसी व्यक्ति को जब बुलाया जाता है कार्य करने के लिए और उस व्यक्ति के द्वारा यदि इस आदेश की मनाही की जाती है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। नौकरी से सस्पेंड भी किया जा सकता है अथवा उसकी नौकरी को निरस्त भी किया जा सकता है। इतनी ताकतवर संस्था बन जाती है निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की चुनावी राजनीति से संबंधित विभिन्न चरणों के बारे में। कल जबकि हम इस वीडियो का अंत करेंगे, इस अध्याय का अंत करेंगे, तो जितने भी नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे अपलोड किया जाएगा। अतः यदि आप इस नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आगामी वीडियो तक इंतजार कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में मेरी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।